सत्ता के सेमीफाइनल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यही वो लड़ाई है जो 24 की तकदीर और तस्वीर तय करेगी। और इसी तस्वीर को बदलने के लिए चुनावी राज्यों में बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी और सीएम योगी भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास के हुंकार है और कांग्रेस पर सियासी प्रहार है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के दावों की पोल खुल चुकी है, इन लोगों का काम मोदी को गाली देना ही है। क्योंकि मोदी ने इनके भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी है, तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या है, अब इस समस्या से मुक्ति पाने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता और इसलिए यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं, तो इस बार कांग्रेस को एमपी से भी साफ कर देंगे। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। सत्ता के सेमीफाइनल में वार है, पलटवार है, निशाना जोरदार है, करारा प्रहार है। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। उस रण में प्रचार धुआंधार है, जहां बीजेपी विजय रथ पर सवार है। कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है, फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? ये निशाना उस पार्टी के लिए है जिससे बीजेपी की सीधी टक्कर है। यानी 5 राज्यों के चुनाव में भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं की टीम उतार दी है। मध्य प्रदेश में मोदी और योगी गरज रहे हैं, तो निशाने पर कांग्रेस को ले रहे हैं और याद दिला रहे हैं बीजेपी की गारंटी और कांग्रेस की वारंटी में क्या फर्क है। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल 1 विधायक है। 403 में से 1। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत हैं ना? सब सहमत हैं? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कांग्रेस कभी अपने वादों पर नहीं उतरती। तो सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया और कहा, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होती तो कभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता, कभी भव्य दीपोत्सव का सपना साकार नहीं होता। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? यानी बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी राज्यों में ताल ठोक दी है और निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ले रही है।
ताकि चुनावी राज्यों में वो डाउट क्लियर किए जा सकें। बीजेपी जो कहती है वही करती है और राम मंदिर इसका ताजा तरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आदिवासियों में भी सबसे कमजोर तबकों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए के पैकेज की योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड में विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों यानी कि पीवीटीजी के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ 24,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च करेंगे। पीएम यहां पर पीवीटीजी मिशन की घोषणा आदिवासियों के कमजोर तबकों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए इसी साल के बजट में उन्होंने की थी और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह शामिल हैं। देश भर में 220 जिलों की अगर हम बात कर ले तो यहां 22,544 गांव में रहते हैं और इनकी संख्या 28 लाख के करीब है, जिन्हें अब इस योजना का लाभ मिलेगा। चुनावी राज्यों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही उलझ गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से मुद्दा जातीय जनगणना का हावी हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। तभी तो राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया और कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सर्वे करवाएंगे, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के बाद से सर्वे अब तक क्यों नहीं याद आया। आज जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपको सर्वे की याद आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एमपी में पहला कदम जातीय जनगणना का ही होगा, तो अखिलेश यादव ने कहा सरकार में रहते जातीय जनगणना क्यों नहीं हो पाई। जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को समाज के लिए एक्सरे बताया तो अखिलेश यादव ने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा करार दिया। यानी एक बार फिर से बात घूम फिरकर जातीय जनगणना पर ही आ चुकी है और गठबंधन साथी ही अब आपस में उलझ चुके हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी और अखिलेश की लड़ाई के बीच बीजेपी ने खेल कर दिया। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है, इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। जनगणना की जंग में एक तरफ कांग्रेस है तो अब दूसरी तरफ अखिलेश। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और निशाने पर भी अपने ही हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे करार दिया तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर ही करारा वार कर दिया और कह दिया कांग्रेस ने आजादी के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा। दरअसल ये लड़ाई जातीय जनगणना के साथ ही उस वोट बैंक की भी है जिसे साधने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के रण में ताल ठोक रही है और एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर मोदी को हराने की कस्में खाने वाले गठबंधन साथी आपस में ही क्यों उलझ गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना को लेकर आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि जहां लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उससे पहले ही गठबंधन में गांठें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे दलित और पिछड़े वोट की लड़ाई से जोड़ दिया। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ओबीसी और दलित को ठगते रहे और दोनों की लड़ाई एक बार फिर उसी तरफ इशारा कर रही है।
श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी दोनों पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, अनुसूचित वर्ग के विरोधी हैं, जनजाति वर्ग के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं। और यह जाति जनगणना की बात इनको आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि आज ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, और मध्य प्रदेश में भी एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। अब इनको इस बात का भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। यानी जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में भिड़े, उससे तो तय है कि इंडी गठबंधन में टूट अब आखिरी छोर पर जा टिकी है, जहां से दो रास्ते निकलेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। इंडी अलायंस के गठबंधन का आधार स्वार्थ है, न कि जनहित और राष्ट्रहित। और जब स्वार्थ के आधार पर गठबंधन होता है तो उसका हश्र वही होता है जो आजकल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के आपसी बयान से दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के दरमियान इन दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान शुरू हुए हैं, उससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर के तलवारें खींची है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अधर में है। ये तो क्लियर हो चुका है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुनौती देने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन का क्या होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस रणनीति के साथ अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रण में उतरे थे, वो रणनीति कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। क्योंकि प्रमोद कृष्णम के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अखिलेश यादव को इशारों में गले की हड्डी बता दिया, जिसे बीजेपी ने अब हाथों हाथ ले लिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेसी सपा को वोट देने का मतलब वोट की बर्बादी बता रहे हैं। जिस चतुराई से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वो चतुराई अब अखिलेश के लिए ही महंगी पड़ चुकी है, क्योंकि इसी सियासी स्टंट से वो अपने साथी और विरोधी दोनों के निशाने पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब बर्बादी बता रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, अखिलेश से हमारी बात हुई थी, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना था। अखिलेश बीजेपी को हरा नहीं पाते, इसीलिए यह समझौता नहीं हो पाया। ये चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस का है, एसपी को वोट देना वोट की बर्बादी है। अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे, वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कह दिया, अखिलेश यादव को वोट देने का मतलब वोट की बर्बादी है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और बता दिया कि कैसे इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर है। इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ गई है। कमलनाथ अपनी पब्लिक मीटिंग्स में ओपनली कह रहे हैं कि सपा को वोट देना मतलब कांग्रेस को घात लगाना है, और उधर से अखिलेश यादव राहुल गांधी को गुर्रा रहे हैं। पहले यही अखिलेश यादव ने अपने यहां से लोग भेजे थे कमलनाथ के घर पर 6 सीटों की भीख मांगने के लिए, और कमलनाथ ने उनके कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। स्पष्ट है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और ये सिर्फ मोदी जी को डिस्प्लेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बाद में राज्यों में आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं।
गठबंधन में टूट के मिल रहे संकेत के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अखिलेश यादव को नसीहत दी और कहा कि जिस चुनाव में कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, उस मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव अपने सहयोगी को ही हराने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है तो अखिलेश जी को खुश होना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी खुश होने की बजाय नाराज हो रहे हैं। हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी पूरी ताकत से हमें हरा रहे हैं। चाहे कमलनाथ हो या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, दोनों अखिलेश यादव को नसीहत भी दे रहे हैं और चुनौती भी, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं ये मुकाबला कांग्रेस बनाम पीडीए का है, लेकिन अब तक गठबंधन से दूरी नहीं बना पाए। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। तो क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी का रवैया चुनौतीपूर्ण है, या फिर बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी का बैकअप जरूरी है? क्योंकि इन दिनों अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी गठबंधन की गांठ खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन पर बार बार हमला करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी मौर्य को समाजवादी पार्टी के नेता ने नसीहत दी है कि पहले वो अपने घर में झांके, क्योंकि उनकी इस बयानबाजी से पार्टी को अब नुकसान हो रहा है। एसपी नेता आईपी सिंह ने कहा, 5 साल में बीजेपी में स्वामी मौर्य कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए वो डरते थे। साथ ही ये भी कहा कि आपकी बेटी सांसद हैं, खुद को सनातनी बताती हैं, लेकिन जब वो पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं तो स्वामी मौर्य क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि स्वामी मौर्य पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे जल्द ही बंद कर देना चाहिए। तो वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि स्वामी मौर्य को एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अब चौतरफा घिर चुके हैं। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी करार देने वाले हैं, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। साजिशन हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी अब पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी के नेता ही अब स्वामी मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 5 साल में बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। स्वामी मौर्य पर यह टिप्पणी उन्हीं की पार्टी के नेता ने की है, जिसके बाद अब स्वामी मौर्य के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब आप भाजपा में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और गणेश जी पर टिप्पणी करने से डरते थे। आपकी बेटी भाजपा की सांसद है, वो अपने आप को सनातनी बताती है और कोई भी पूजा पाठ करने से नहीं छोड़ती है। ऐसे में आप अपने बेटे बेटी को ही समझा लें, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। यानी एक तरफ स्वामी मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने विवादित स्वामी को नसीहत दे दी है। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, वो प्रकट हुई हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई।
स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता, क्योंकि तो कहता कि जगत गुरु जी को जो उनको मैं संत नहीं मानता, वो न माने। मुझे स्वामी प्रसाद संत नहीं मानेंगे तो क्या मेरा संतत्व तो कहीं चला जाएगा? तुम बताओ। नहीं, सूर्य नारायण को उल्लू न दिखे, सूर्य नारायण को उल्लू यदि न देखे तो क्या सूर्य नारायण का सूर्य तो चला जाएगा? तो उल्लू के पास आंखें नहीं तो सूर्य नारायण को देखे। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का ट्वीट और संघमित्रा मौर्य की लक्ष्मी पूजा सपा अध्यक्ष के लिए कान नाक आंख खोलने के लिए काफी है, और ये अखिलेश यादव के लिए भी एक आईना दिखाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब सिर्फ कुछ दिनों का वक्त रह गया है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बिहार और यूपी जाने वाले लोग अब बैग पैक कर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि टिकट का जुगाड़ मुश्किल है, ट्रेनें फुल हैं, वेटिंग के कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम है। यहां तक कि स्पेशल ट्रेनें हैं उनमें भी जगह नहीं मिल रही। यानी छठ त्योहार पर बिहार और यूपी वालों के लिए जंग से कम स्थिति नहीं बन गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली के बाद छठ महापर्व आ रहा है। बिहार और पूर्वांचल समेत दूसरे इलाकों में छठ को लेकर बड़ी मान्यता है। छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए लोग अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोग काम करते हैं। छठ पर्व अब नजदीक है तो लोग बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन घर जाने में भारी मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। हर जगह भारी भीड़ नजर आ रही है। नई दिल्ली हो या आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हर जगह भीड़ है। ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से फुल हैं। यही नहीं, टिकट वेटिंग में चल रहे हैं और मुनासिब ही नहीं हो पा रहा कि टिकट के भरोसे अपने घर पहुंचा जाए। हालात ऐसे हैं कि आम दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली में दिवाली मनाने के बाद लोग छठ पूजा मनाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशनों पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन ट्रेन में सफर कैसे किया जाए, क्योंकि टिकट के लिए भारी माथापच्ची करनी पड़ रही है। जनरल बोगियों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। जनरल बोगी में जिसे जगह मिल भी रही है वो मुश्किलों में होने के बाद भी राहत महसूस कर रहा है। रेलवे के मुताबिक 196 ट्रेन के जरिए 842 ट्रिप लगाए जाएंगे। पहली बार राजधानी वंदे भारत और गतिशक्ति ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी है। बुजुर्ग महिलाओं को छूट दी गई है। भीड़ को काबू में करने के लिए रेलवे ने एक कदम उठाया है। आनंद विहार बस स्टेशन में भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिन्हें ट्रेन से सफर कर पाने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो बसों से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद विहार इलाके में हूँ और यहाँ दिखाना चाहेंगे काफी बसें हैं। ये जो इलाका है ये खास तौर पर यहाँ पे जो बसें लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो छठ पूजा में अपने अपने घर द्वार जाना चाहते हैं और छठ महापर्व में अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। देखा जाए तो काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से चाहे बस स्टेशन की बात करें या बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें या फ्लाइट में बढ़ते हुए टिकट की अगर बात करें, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं इस पर्व को मनाने के लिए अपने अपने घर परिवार के साथ जाना चाहते हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।